So today we will discuss about the forms of education. There are many forms. This condition we will superficially learn about the how many forms are there for education when we will talk about the education as a institution. जब हम संस्था के रूप में शिक्षा को समझ रहे हैं, हमने पिछले टर्म पे आपसे चर्चा भी किया था कि शिक्षा को जब आप महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या विद्यालय के संबंध में देखते हैं, तो जब उन लोगों के ऊपर आप बात करते हैं, लोगों की बातें करते हैं, तो वो आपका एसोसिएशन के रूप में आप देखते हैं। लेकिन जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, जब हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, तो शिक्षा प्रणाली में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, उन शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को हम, उसके प्रोसीजर्स को, उसके शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले जितने भी प्रोसीजर हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको हम समझते हैं कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में है। देयरफॉर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स हैं एजुकेशन के, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब फंक्शंस ऑफ एजुकेशन को हम बात करते हैं तो बहुत सारे, हम इसको कई रूप में आप देख सकते हैं। जैसे आप लोग कई फाउंडेशंस पढ़ते हैं एजुकेशन के बहुत सारे आधार आप पढ़ते हैं, तो उसमें अलग अलग आधारों के हिसाब से अलग अलग फंक्शंस को डिस्क्राइब किया गया है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो एजुकेशन डिस्क्राइब करता है, उसके अपने अपने अलग अलग जो रेफरेंसेस हैं, उन रेफरेंसेस में बात करके वो उसको करता है। तो एजुकेशन को जो डिफरेंट डिफरेंट उसके फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो उसके कॉन्टेक्स्ट हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उस ट्रेंड्स के हिसाब से हम एजुकेशन को अलग अलग भागों में कैटेगराइज भी कर सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ की अनलिस्टिंग हमने यहाँ पे करी है। आप लोग उसके अलग अलग फाउंडेशंस पढ़ते भी हैं, और ये जो प्रवृत्तियां हैं वो कुछ उसके दार्शनिक प्रवृत्तियां हैं, शिक्षा की कुछ दार्शनिक प्रवृत्तियां हैं, जिसमें आप शिक्षा के एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय दर्शन के संदर्भ में देखते हैं, जिसमें आप सांख्य, वेदांत, योग, ऐसे सारे अपने इंडिजिनियस फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में एजुकेशन की बात करते हैं। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है वेस्टर्न फिलोसफी के ऊपर, जो उसके अपने अलग अलग फंक्शंस को निर्धारित करता है। जैसे आप प्रकृतिवादी प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था में, या प्रकृतिवादी जो दर्शन है वो अलग प्रकार की फिलोसफी को लेकर के चलता है, वो ज्यादातर लिबरलाइजेशन की बात करता है, आइडियलिज्म अलग प्रकार की बात करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म अलग प्रकार की बात करता है। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्टेस्ट, इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्टेस्ट, or it may be in the form of Western philosophical context. Similarly, जैसे आप दर्शन की बात करते हैं, वैसे आप मनोविज्ञान की भी बात करते हैं। जब हम शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रेफरेंस में, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति में जब इसको हम देखते हैं, तो इसके अपने फंक्शंस अलग प्रकार के होते हैं कि व्यवहार, अर्थात विद्यार्थी के जो लर्नर है, लर्नर के व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाया जाएगा। इस चीज पर जो बात करने वाली बात है वो साइकोलॉजी करती है। और एक आप एस्पेक्ट और एक रेफरेंस, एक ट्रेंड और देखते हैं जो कि सोशियोलॉजिकल कंटेंट है। इस सोशियोलॉजिकल कंटेस्ट में या इस संदर्भ में हम एक समूह में रहते हुए व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, साइकोलॉजी बात करता है कि व्यक्ति इंडिविजुअल कैसे व्यवहार करता है। वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र साइकोलॉजी का है, मनोविज्ञान का है। जब किसी समूह में व्यक्ति है, कुछ लोगों के साथ है, उस स्थिति में व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा, यह जो संदर्भ होता है वह समाजशास्त्री संदर्भ होता है। और इस समाजशास्त्री संदर्भ में भी हम अलग अलग फंक्शन सोसाइटी के देखते हैं। यही मेरा मेन, इस पर्टिकुलर पेपर के लिए हम सोशियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट में इसके फंक्शंस को देखते हैं। और एक और कॉन्टेस्ट आप बना सकते हैं जिसको टेक्नोलॉजिकल भी एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। ये भी एक ट्रेंड हो सकता है कि तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षा के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो ऐसे आप ब्रॉडर कैटेगरीज में अलग तरह से इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मेजर फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, अगर हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में बात करें, जो कि हमारे इस पेपर का भी कंसर्न है, तो मेजर फंक्शंस ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आप कुछ चीजों को, ये
एग्जॉस्टिंग लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी आप चीजों को सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन जो मेन, जो प्रमुख रूप से जो सोसाइटी को प्रभावित करने वाले हैं, या जो समाज शास्त्रीय संदर्भ में समाज शास्त्रीय प्रवृत्तियों के अगर फंक्शन की हम बात करें, तो उसमें हम बात कर सकते हैं हेल्थ की। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होगा तो निश्चित रूप से समाज, अगर आपके समाज के प्रत्येक व्यक्तियों का यदि स्वास्थ्य ठीक होगा तो समाज की प्रगति उस पर निर्भर करेगी। आप जानते भी हैं कि हेल्दी, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये फेमस कोटेशन भी आप जानते हैं। तो हेल्थ एक एस्पेक्ट हो सकता है एजुकेशन का, कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे बनाया जाए, और व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं संबंध उसके समाज का है। दूसरा एस्पेक्ट आप कह सकते हैं उसके सस्टेनेंस का, अर्थात ये स्वास्थ्य जरूरी नहीं है, इस स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जाए, है ना। उसके इस स्वास्थ्य को, इस हेल्थ को आगे बनाए रखने के लिए जो इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल को तमाम तरह की चीजें चाहिए होंगी। शेल्टर चाहिए होगा, उसको रोटी चाहिए होगा, उसको मकान चाहिए होगा, उसकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य के आगे जो बीमारियों से लड़ने के लिए सस्टेनेंस की जरूरत है। मतलब वो अपने लाइफ में सरवाइव करने के लिए, अपने को बचाए रखने के लिए जो जो भी नीड है, वो भी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। एजुकेशन के माध्यम से आपको सस्टेनेंस भी मिलता है। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि प्लीजर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप अपने जीवन को एक गुणात्मक तरीके से, या अपने प्लीजर के लिए, अपनी जो आपकी पसंद है उसके हिसाब से आपको चीज काम करने के लिए मिले, ये भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, क्वालिटी आपको देने की काम करता है। जो लोग जो लोग शिक्षित होंगे वो अपने लाइफ की क्वालिटी को ज्यादा इम्प्रूव करके जीते हैं। तो प्लीजर के लिए या लाइफ की क्वालिटी के लिए भी आप इसका एक फंक्शन देख सकते हैं कि एजुकेशन ये भी रोल प्ले करता है। उसी तरह से आप कह लें इसको पीस एंड हार्मोनी। जब हम शांति की बात करते हैं, जब हम आपस में सामंजस्यता की बात करते हैं, हार्मोनी बने हर व्यक्ति के साथ, किसी कास्ट, क्रीड या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का विभेद न हो, सब लोग आपस में मिलजुल करके रहें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें, तो ये भी एजुकेशन का एक बहुत मेजर रोल है। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सोशल कंट्रोल भी इसमें जरूरी है। अगर आप इन चीजों की बात करें, तो जैसे भारतीय संदर्भ में, भारतीय दर्शन में यदि हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की 4 पुरुषार्थ की बात कही गई है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ठीक है। तो इन चीजों से आप इसको सम्मिलित कर सकते हैं कि शिक्षा अल्टीमेटली इन 4 पुरुषार्थों को अटेन करने के लिए, इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में एक फंक्शन शिक्षा का ये भी है कि हम कैसे जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं उसको हम कैसे फुलफिल करें, कैसे हम अर्थ की व्यवस्था करें ताकि हम ज्यादा अच्छे तरह की क्वालिटी, ज्यादा प्लीजरफुल में रह सकें। धर्म की बात करते हैं जो शांति और सौहार्द की बात करता है उसमें, और मोक्ष की भी बात करते हैं कि हम एजुकेशन के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होगी तो अल्टीमेटली हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये जीवन मरण के चक्कर से हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये ब्रॉडर कैटेगरीज में इंडियन फिलोसफी, या हम ये कहें जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उस पुरानी संस्कृति में धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की बातें होती हैं, तो वो हम एजुकेशन के फंक्शन के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं कि शिक्षा के प्रकार के रूप में मेजर फंक्शन ये भी है। इसके अलावा शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है सामाजिक नियंत्रण पर। सामाजिक नियंत्रण का मतलब क्या है कि समाज में नियंत्रण कैसे होगा। सोसाइटी में विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के, बहुत सारी, और हमारी तो सोसाइटी बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं। इन विभिन्नता में भी हमको कैसे लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना है, और उसमें एजुकेशन कैसे। एक तो व्यवस्था ये है कि भाई डंडा मार करके किसी को कंट्रोल किया जाए, आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं आपको पनिशमेंट दिया जाए, आपको जेल में बंद कर दिया जाए, आपको कोड़े लगवाए जाएं, या फिर आपको न्याय व्यवस्था में कुछ महीने का सश्रम कारावास कर दिया जाए। तो ये भी एक सोशल कंट्रोल के कारण है। लेकिन यदि आपकी शिक्षित समाज होती है, जिस समाज में आप रह रहे हैं वो समाज यदि शिक्षित होगा तो व्यक्ति स्वतः नियंत्रित होकर के कार्य को करेगा।
तो एजुकेशन को यहाँ पर आपको एक बात तो ये हो गई कि आपको जबरदस्ती का आप कोई गलत कार्य न करें इसलिए ये पुलिस की व्यवस्था बनाई गई, न्याय की व्यवस्था बनाई गई, ऐसे तमाम सोशल कंट्रोल की चीजें बनाई गई हैं। लेकिन एजुकेशन इससे भी आगे उठ करके जब व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होती है, व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो वह इन सामाजिक नियंत्रण को खुद ब खुद उस चीज को समझता है कि हमें गैर सामाजिक कार्य को नहीं करना चाहिए। ये गैर सामाजिक कार्य जो होंगे वो हमारे समाज को तोड़ने का कार्य करेंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से यदि लोग शिक्षित होंगे तो सामाजिक नियंत्रण भी आपका आसान से होगा। जो लोग शिक्षित होंगे, आप देखें सोसाइटी में जो लोग शिक्षित होते हैं वो समाज के नियमों को, कानूनों को मानते हैं। और जो शिक्षित नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि जो लोग शिक्षित होंगे वो ही केवल मानते हैं, जो नहीं शिक्षित होंगे वो भी मानते हैं, डर से मानते हैं। लेकिन खुद से मानने वालों की शिक्षा अगर आप बात करें तो वो एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, एजुकेशन आपको अपनी सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से तैयार करती है। जैसे आप तमाम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानते हैं और हर पंचवर्षीय योजना की अपनी कुछ खास उद्देश्यों के साथ उनको गठित किया गया था। जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई तो उसमें अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे समाज की अलग अलग, जैसे शुरुआती दौर में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आई तो हम लोग खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर नहीं थे। तो उस समय हमें खाद्यान्न की आवश्यकता थी, हमारे समाज की जरूरत थी कि हम अपने नागरिकों का पेट पाल सकें। तो आपने उस तरह की व्यवस्था बनाई और खाद्यान्न पे आपने जोर दिया, कृषि पर जोर दिया, कृषि विश्वविद्यालय खोले गए। ऐसे आप तमाम अगर पंचवर्षीय योजनाओं को देखिए तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अपनी समाज की जो विशेषताएं हैं, अपनी समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रख करके एजुकेशन के फंक्शन को वैसे मोल्ड किया गया है। तो यह समाज की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने वाली एक फंक्शन के रूप में आप देखते हैं। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकता और डेमोक्रेटाइजेशन, इसमें आप रख सकते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन इसका बहुत दूरगामी लक्ष्य को लेकर के एजुकेशन चलता है। अब डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है? डेमोक्रेटाइजेशन मतलब जो लोकतंत्र की हम बात करते हैं, मतलब किसी भी आधार पर, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो प्रांत हो, चाहे वो बोली हो, चाहे आपकी विभिन्न जातियां हो, इस तरह का किसी भी प्रकार का विभेद ना हो। लेकिन अगर आप अपनी सोसाइटी को देखिए तो यहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज हमारा है। और इस पितृसत्तात्मक समाज में जितने भी आप एस्पेक्ट्स देख लीजिए, चाहे अपने दैनिक जीवन के किसी भी क्षेत्र को आप देख लीजिए, वहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से वो होगा ही होगा। जैसे बहुत सारे जितने भी अभी आप देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे जो कंस्ट्रक्शन भी होते हैं वो ज्यादातर पैट्रियार्कियल सोसाइटी में पुरुषों को ध्यान में रख करके तैयार किए जाते हैं। चाहे आप बाइक को चलाने को ले लीजिए, मोटरसाइकिल, कार, ये जितने भी आप चीजें देखते हैं, हालांकि इसमें धीरे धीरे ये डेमोक्रेटाइजेशन आ रहा है, अब कंपनियां भी इस तरह की चीजें कर रही हैं। लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये डेमोक्रेटाइजेशन इस पे भी बात करता है कि सोशल इंटीग्रेशन हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति को मानने वाला हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हो, उसमें हमको एकता ले आनी है। और ये डिस्क्रिमिनेशन जिस प्रकार का चल रहा है, और सोसाइटी भी इस तरह की बनी हुई है, इवन आपकी जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं आपको पैट्रियार्की दिखती है। सोसाइटी में देखिए, जैसे किसी, मान लीजिए किसी जोड़े का यदि विवाह होता है तो जो आने वाली इशू होती है, जो संतान होती है, उस संतान का भी जो हम कहते हैं सरनेम की अगर बात करी जाए तो सरनेम कभी माता का सरनेम नहीं मिलता है ना। वो सरनेम जो मिलता है वो सरनेम भी फादर के ही सरनेम से वो उनकी संतान जानी जाती है। तो सरनेम यहाँ पे भी आप, ये भी एक तरह का पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन है। हालांकि उसमें भी अब वो महिलाओं के लिए भी उतनी ही वो आ रही है। और दूसरी बात, संपत्ति के अधिकार की बात करिए तो संपत्ति के अधिकार में भी पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो पिता की ही संपत्ति पे संतान का हक होता है। तो ये कुछ ऐसे, मतलब ये डेमोक्रेटाइजेशन को आप बहुत ब्रॉड रेस्पेक्ट में देखिए, केवल
हम डेमोक्रेटाइजेशन को सेकुलरिज्म के लिए धर्म जाति के आधार पे ही नहीं, हम यदि इस पे लैंगिक रूप से या यौन के आधार पर भी अगर हम बात करें तो वो भी डेमोक्रेटाइजेशन को प्रभावित करने वाला। तो एजुकेशन इस चीज को डेमोक्रेटाइजेशन या डेमोक्रेटिक सोसाइटी को निर्माण करने में योगदान करता है। तो एक फंक्शन इसका ये भी है कि सोशल इंटीग्रेशन ले आना, समाज के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स को, उन सारे अवयवों को, सारे तत्वों को इंटीग्रेट करना, एकता के सूत्र में बांधना है। और जो एक बात और जो टालकट पार्सन कहते हैं कि एजुकेशन का जो प्रमुख फंक्शन है, जो मेजर फंक्शन है, वो है यूनिवर्सल मेजर ट्रेनिंग। इस प्रकार के सार्वभौमिक नैतिक प्रशिक्षण उनको देना। जैसे हमारी सोसाइटी के मोरल अलग हैं, हमारे भारतीय समाज के या हम भारतीय राष्ट्र की बात करें तो हमारे मोरल्स अलग प्रकार के, हमारी नैतिकताएं अलग प्रकार की हैं, किसी दूसरे कंट्री की मोरलिटी अलग प्रकार की है, और किसी तीसरे कंट्री में जाएंगे तो वहां की मोरलिटी अलग प्रकार की है। तो एजुकेशन आपको बहुत ब्रॉड रेस्पेक्ट में, जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम अपने भारतीय समाज की बात करते हैं कि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है, हम केवल भारतवर्ष के विकास की बात नहीं करते, इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं वो सारे कहीं ना कहीं हमारे फैमिली के मेंबर हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो ये चीज वो कहते हैं कि इंडिविजुअल को इस तरह से ट्रेंड करना, इस तरह से प्रशिक्षित करना कि वह सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को लेकर के जाए, वो ऐसे मूल्य लेकर के जाए जो कहीं पे भी वो जाए तो उसको वहां पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वो उस सोसाइटी में भी अपने आप को अडॉप्ट कर सके, उस सोसाइटी में भी अपने आप को एडजस्ट कर सके। ये ट्रेनिंग दे करके एजुकेशन भेजना है। तो बहुत ब्रॉड रेस्पेक्ट में आप अगर मेजर फंक्शन, अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ये जितने भी कैटेगरीज आप ये जो आपने लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट में आप जीवन के प्रत्येक पहलू को कहीं ना कहीं सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये एक मेजर फंक्शन के रूप में हमने इसको यहाँ पर एनालिस किया है। जो है ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो विभिन्न इन्होंने सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, समाज शास्त्रीय संदर्भ में, समाज शास्त्रीय प्रवृत्तियों के रूप में शिक्षा के कुछ फंक्शन बताए हैं उन्होंने अपनी उनकी पुस्तक अ ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है। और वो चार प्रमुख प्रकार के फंक्शन, चार प्रमुख प्रकार के प्रकार शिक्षा के बताते हैं। जो शिक्षा नामक संस्था है, इस संस्था के चार प्रमुख प्रकार वो बताते हैं। और वो चारों प्रकार यदि आप ध्यान देंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इंटेलेक्चुअल सिटीजन्स को प्रोड्यूस करने के लिए है, सोशल कंट्रोल के लिए है, सोशल सिक्योरिटी के लिए है, और सोशल प्रोग्रेस के लिए। यदि उन चार फंक्शंस को हम मुनरो की चार अगर फंक्शंस की बात करें जो उन्होंने ब्रीफ कोर्स इन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में दिया है, तो वो चार फंक्शंस इन चार ब्रॉडर एस्पेक्ट में आते हैं। कौन कौन से वो हैं? तो पहला फंक्शन है डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान का विसरण। ज्ञान उस व्यक्ति तक भी पहुंचे जो दूर दराज के क्षेत्र में है, जहां तक एजुकेशन शिक्षा नहीं पहुंच पाई है वहां तक आप एजुकेशन को पहुंचाइए, और वो हर व्यक्ति तक डिफ्यूज होते हुए उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जहां तक उसकी अभाव है एकदम से। और ये कब होगा? ऐसा होने का परिणाम क्या होगा कि आपकी सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल सिटीजन्स का जन्म होगा, वो लोग बौद्धिक रूप से संपन्न व्यक्ति होंगे। आप सोसाइटी में देखिए, जहां जिस कंट्री में एजुकेशन में स्किल पे ज्यादा जोर दिया जाता है, वहां पर स्किल प्रधान क्षेत्रों में लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होता है। जैसे आप चीन को ही ले लीजिए, हमारा पड़ोसी देश चीन है। इस पड़ोसी देश में वहां पर बहुत स्किल्डफुल लोग, इसलिए वहां पर लेबर बहुत सस्ता है। जितनी भी कंपनियां हैं वहां के लोग बहुत स्किल्ड हैं, कौशल युक्त हैं, तो सारी विदेशी कंपनियां वहां पर अपना निवेश करना चाहते हैं क्योंकि उनको लेबर सस्ता मिलता है, तो प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा होता है, उनको फायदा ज्यादा होगा। तो शिक्षा के माध्यम से आप ज्ञान को डिफ्यूज करते हुए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इससे क्या होगा? इंटेलेक्चुअल सिटीजन्स का निर्माण होगा, आपके समाज में कौशलपूर्ण और बौद्धिक लोगों का विकास होगा। ये एजुकेशन का एक फंक्शन उन्होंने बताया। दूसरा फंक्शन उन्होंने बताया कि एजुकेशन एज अ मीन ऑफ सोशल चेंज। हम शिक्षा को एक सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में मानते हैं। जितने समाज में, हालांकि सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह तकनीक ही है,
टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की वजह से सामाजिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। एक बात तो है कि सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी है, कोई समाज में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, किसी समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जो टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करता है वहां पर जल्दी परिवर्तन होते हैं, जो टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अपनाते हैं वहां पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी के ज्ञान के लिए भी आपको एजुकेशन की जरूरत है। आप तकनीकी कैसे सीखेंगे? तकनीकी आप तभी सीखेंगे जब आपके पास, भाई उसके लिए भी तो कोई ना कोई सीखना सिखाने की प्रक्रिया को एजुकेशन कह रहे हैं बॉर्डर रेस्पेक्ट में। तो सोशल चेंज का भी बहुत बड़ा कारक, बहुत बड़ा माध्यम एजुकेशन बनता है। आप समाज में जिस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हो, आप एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन नामक संस्था में परिवर्तन करिए, सामाजिक परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। तो ये एक मतलब दूसरा उसके प्रमुख फंक्शन के रूप में बताते हैं। तीसरा फंक्शन वो कहते हैं कि सिक्योरिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज। हमारी जो अपनी सामाजिक विरासत है, हमारी जो अपनी संस्कृति की जो हमको रक्षा करनी है, उसको जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करना है, उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा के अभाव में न तो आप अपनी सामाजिक स्थिति को, सामाजिक विरासत को संभाल सकते हैं, और जब आप अपनी सामाजिक विरासत को संभालेंगे नहीं तो निश्चित रूप से आप उसको एक जगह से दूसरे जगह पर या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आप हस्तांतरित भी नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा महत्वपूर्ण फंक्शन उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज, जो हमारे सामाजिक विरासत है, हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को हमको सिक्योर करना है, सुरक्षित रखना है, और उसको अगली पीढ़ी तक, दूसरे जगहों तक उसको ट्रांसमिट करना है, स्थानांतरित भी करना है। ये भी महत्वपूर्ण फंक्शन एजुकेशन का होता है। और चौथा फंक्शन वो बताते हैं सोशल प्रोग्रेस। यदि इन सारी चीजों को यदि आप सम्मिलित कर लें तो इन सबको मिलाकर के कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जो फंक्शन है वो सामाजिक प्रगति है। हम किसी सोसाइटी में एजुकेशन, इसीलिए आज की डेट में एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है, निवेश। हम शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। निवेश का मतलब क्या है कि आज आपने उसमें पूंजी लगाई तो कल की डेट में आपको वो प्रॉफिट देगा। हम इस माइंडसेट से एजुकेशन को भी आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो जब आप इसमें निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से जहां पर आप चीजें निवेश करेंगे वो आगे आपकी प्रगति में कारक होगा। आज आप एक पेड़ लगाएंगे तो पेड़ आगे चल करके बड़ा होगा तो फल देगा, छाया देगा, हवा देगा, ये सारी चीजें आपको वहां पर इन्वायरमेंट को शुद्ध करेगा, ये सारी चीजें आपको मिलता है। सिमिलरली यदि आप अपनी सोसाइटी को एजुकेट करेंगे, यदि उनको आप शिक्षित करते हैं तो उनके अंदर स्किल होगा, और स्किल्ड पर्सन की वजह से आपकी सोसाइटी आके प्रोग्रेस करेगी, प्रगति करेगी। तो ये चार मेजर फंक्शंस उन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में उन्होंने इस चीज के बारे में बताया है। एक दूसरे जिस पर पहले भी हमने चर्चा किया था, जॉर्ज पाइने हैं, नाम से आप लोग परिचित होंगे, कि इनको हम फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी भी कहते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक के रूप में इनको माना जाता है। इन्होंने भी एजुकेशन के 3 महत्वपूर्ण फंक्शन बताए हैं। और जब हम शैक्षिक संस्था की बात करते हैं, और खासतौर से हम आधुनिक समय की भी बात करें, अब प्राचीन समय की भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको उसके फंक्शंस दिखाई देंगे। लेकिन मोर फॉर्मल वे में जब हम इसको और ज्यादा औपचारिक तरीके से शैक्षिक व्यवस्था को लेकर के आए, आपको पता है कि पुराने समय में, वैदिक काल में, आप डिफरेंट अगर इंस्टीट्यूशंस में देखिए तो शिक्षा व्यवस्था उतनी औपचारिक नहीं थी जितनी आज की डेट में औपचारिक है। पहले भी गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन उनकी व्यवस्था आज के विद्यालय से डिफरेंट है। पहले भी उच्च शिक्षा की व्यवस्थाएं जो थी वो विश्वविद्यालयों में या जो बौद्ध संघ थे वहां पे होते थे, लेकिन उसकी व्यवस्था आज के विश्वविद्यालयों की व्यवस्था से थोड़ी फर्क है। चीजें उस समय भी थी, ये शैक्षिक संस्थान उस समय भी थे, लेकिन मॉडर्न एरा में ये सारे जितने भी आप शैक्षिक संस्थान की बात करते हैं वो और ज्यादा पहले की तुलना में ज्यादा औपचारिक एजेंसी के रूप में काम कर रही हैं, और जो नॉलेज को ट्रांसमिट करने का, डिसमिट करने का जो कार्य है वो और ज्यादा औपचारिक तरीके से कर रही है। वो फॉर्मल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। आज की डेट में औपचारिक तरीके से शिक्षण की व्यवस्था या एजुकेशन को प्रोवाइड करने का काम जो ये सारे शिक्षण संस्थान कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स की बात करिए, चाहे सेकेंडरी स्कूल्स की बात करिए, या फिर महाविद्यालयों की आप
बात करिए या इवन आईआईटीज, आईआईएम्स या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये बहुत ज्यादा औपचारिक तरीके से शिक्षा को देने की कार्य ये कर रहे हैं। ये भी एक फंक्शन के रूप में उनका है। और दीज एजेंसीज आर डिसिमिनेटिंग एजुकेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल वेज। पहले उतना ज्यादा संगठित रूप में शिक्षा की व्यवस्था नहीं चलती थी। एक गुरुकुल था, गुरुकुल में जो गुरु होता था वही सारे बच्चों की व्यवस्था की। उसको कहीं से अगर कोई गाय दे दिया, कोई जमीन दे दिया तो कृषि की व्यवस्था कर रहा था, या अगर मिल रहा था तो ठीक ठीक, या कोई सरकारी अनुदान मिल गया तो उससे ठीक ठीक, नहीं मिलता था तो जो गुरुकुल में जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होता था, वो अपनी ही श्रम से, अपनी शक्ति से, या उसके पास जो भी उपलब्ध साधन होता था उससे बच्चों के लिए वो व्यवस्था गुरुकुल में किया करता था। लेकिन जब और ज्यादा फॉर्मल वे में ये संस्थाएं अपना कार्य करने लगी तो इसमें सीधे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप राज्य का होने लगा, और राज्य भी उसको धन मुहैया करने लगा, तो इस पे उसका कंट्रोल होने लगा। तो इस तरह से ये जो एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज बहुत ज्यादा औपचारिक तरीके से कार्य करने लगी। जॉर्ज पाइने ने इस रेस्पेक्ट में कुछ फंक्शन बताए हैं एजुकेशन के। उन्होंने क्या फंक्शन बताया है? एक फंक्शन वो कहते हैं कि एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशंस। हमारे समाज की वो ट्रेडिशन, आप चाहे परिवार की कह लीजिए, समाज की कह लीजिए, विद्यालय की कह लीजिए, महाविद्यालय की कह लीजिए, विश्वविद्यालय की कह लीजिए, शिक्षा के माध्यम से हम अपने परंपराओं को आत्मसात करते हैं। इसको कहते हैं स्वांगीकरण, है ना। आत्मसात करने का मतलब उसको आप अपने आचरण में उतारते हैं। केवल आप जानते हो कि जैसे आपके विश्वविद्यालय की एक परंपरा, एक ट्रेडिशन है कि हम 26 नवंबर को डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी का जयंती मनाते हैं। अब ये एक परंपरा मनाते हैं हम, ठीक है, परंपरा मनाते हैं, या अपने विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस मनाते हैं। तो एक चीज तो इसकी आपके बारे में अवेयर होना है, जानते हैं। लेकिन जब आप इस चीज को एसिमिलेट करें कि डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने किन मूल्यों को, किन आदर्शों को मान करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जब आप इस पे अगर सोच करके उस चीज को अपने जीवन में उतारेंगे कि हम उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं आदर्शों को अपने भी जीवन में उतारेंगे, तो ये उस ट्रेडिशन का एसिमिलेशन है, उसका स्वांगीकरण। आपने उसको अपने आचरण में उतारा, आप उस उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। जैसे हम पिछली बार को चर्चा किए थे कि जैसे गांधी जी थे, गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सत्य और अहिंसा को बनाया, तो वो केवल दिखाने मात्र के लिए या सत्य बोलने के लिए उनका कोई इस तरह का नहीं था कि वो इन चीज को करना चाहते थे। यहां पर उनका जो एसिमिलेशन की अगर आप बात करें तो वो सत्य और अहिंसा को अपनी जिंदगी में उन्होंने उतारा था। आप लोग उनकी गुड़ वाली कहानी जानते होंगे कि एक माँ थी, उस माँ ने अपने बच्चे को कहा कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा गुड़ खाता है। गुड़ मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, शक्कर, शक्कर कह लीजिए, गुड़ कह लीजिए। तो गांधी जी को गई कि आप इसको कुछ समझाइए। तो वो माँ उस अपने बच्चे को लेकर के वहां गई, तो गांधी जी कहा अच्छा ठीक है, आप एक हफ्ते बाद आइएगा या 15 दिन बाद आइएगा, हम आपको बताएंगे, इसको हम समझाएंगे। तो वो एक हफ्ते बाद आई, फिर अपने बच्चे को लेकर के फिर वही शिकायत करी उसने अपने बच्चे की गांधी जी से। तो गांधी जी ने कहा कि बेटा देखो, गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने, बहुत ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा गुड़ खाओगे आप तो आपको बहुत जगहों पे घाव हो सकते हैं, शुगर की बीमारी हो सकती है, इसलिए आप गुड़ खाना कम कर दो, मीठा खाना कम कर दो। अब उस महिला को बड़ा इस बात का चर्चा हुआ कि भाई ऐसी कौन सी बात थी कि गांधी जी ये बात तो एक हफ्ते पहले या मतलब 10-15 दिन पहले भी ये बातें कह सकते थे, ये बात कहने में क्या जाती थी उनको। तो वही बात उसने पूछ दिया गांधी जी से कि ये बात तो आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी हमारे बच्चों को समझा सकते थे, तो आपने 15 दिन का समय क्यों लिया, या इतने दिन बाद क्यों आपने हमको बुलाया। तो गांधी जी कहे कि बेटा ऐसा है कि मैं खुद मीठे का बहुत सेवन करता था, और जब मैं इस बच्चे को देखा कि इसमें क्या क्या विकृतियां इस तरह से हो रही हैं, तो पहले मैंने गुड़ गुड़ या जो मीठा था उसको खाना कम किया, और जब मैं अपने जीवन में उस चीज को उतार लिया कि क्या मैं अपने जीवन में उस चीज को कम कर सकता हूं, तब मैंने इसको सजेस्ट किया। तो ये क्या है कि ये किसी मूल्य आदर्श को अपने जिंदगी में उतारने का या आचरण में ले आने की बात है। तो जॉर्ज पाइने इन्हीं अर्थों में कहते हैं कि एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशंस। ये तो हमने आपको एक मतलब एक उससे मिलता जुलता एग्जाम्पल बताया है। जो हमारी अपनी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को अगर हम एसिमिलेट करेंगे तो अपनी संस्कृति को हम अच्छे से संरक्षित रख सकते हैं, और उसको अगली अगली पीढ़ी तक हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और केवल बस सुपरफिशियल हम जानते जानते रहें, उसको अपने आचरण में न उतारें, तो कहीं ना कहीं वो उतना
मतलब गहराई से आप उन चीजों को अपनी पीढ़ी को संरक्षित नहीं कर पाएंगे या उसको नहीं हस्तांतरित। दूसरी बात बताई जॉर्ज पांडे ने कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स। शिक्षा के माध्यम से यदि आप समाज में किसी नए प्रतिमान को बनाना चाहते हैं, कोई नया प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं, कोई नया प्रतिमान विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा साधन आपके समक्ष शिक्षा है। समाज में जो भी पैटर्न है आज की डेट में, जैसे किसी जमाने में सती प्रथा, बार बार आपको एग्जाम्पल देते हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, सारी चीज, बहुत सारी कुरीतियां हमारे सोसाइटी में थी। उस समय का सोशल पैटर्न उस तरह का था। लेकिन जब लोगों को आपने शिक्षित किया, अवेयर किया, तो वो सोशल पैटर्न, वो सामाजिक प्रतिमान बदले और एक नया सामाजिक प्रतिमान विकसित हुआ। जैसे हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमको एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनानी है, हमको एक लोकतांत्रिक समाज बनाना है, तो सर्वप्रथम आपको इस आइडियल को, इस आदर्श को अपने समाज में या अपने शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित करना पड़ेगा। यदि शिक्षक ही मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन करेगा, यदि, और वो होता है, आपको देखने को मिलेगा कि जैसे दोनों पक्ष है, जैसे कोई अगर भारी काम करना हो, कोई श्रम वाला काम करना हो, तो तुरंत से शिक्षक कहेगा कि लड़कों को काम, मान लीजिए अगर कहा जाए कि चलो ये बेंच कुर्सी हटाओ, तो बेंच कुर्सी या भारी काम करने के लिए पुरुषों को कहा जाए कि लड़के हो तुम हटाओ, लड़कियां नहीं करेंगी। और वहां डिस्क्रिमिनेशन की, मान लीजिए कोई अगर मिड डे मील की कोई, या मान लीजिए कोई अगर कम्युनिटी मील की कोई व्यवस्था हुई, तो खाना बनाने की बात होगी, तो चलो लड़कियां तुम खाना बनाओ। अब ये क्या है, ये हमारा एक सोशल पैटर्न, ऐसा पैट्रियार्कल सोसाइटी में इस तरह का सोशल पैटर्न बना हुआ है। इस सोशल पैटर्न में यदि आप परिवर्तन ले आना चाहते हैं, तो महिलाओं को भी श्रम वाले भारी काम दीजिए, और पुरुषों को भी खाना बनाने के लिए या वो सारे एक्टिविटीज जो महिला से एक्सपेक्ट किया जाता है कि महिलाएं करेंगी, वो भी पुरुषों को करने के लिए दीजिए, तो वो सोशल पैटर्न चेंज होगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो अपने घर से बाहर रह करके पढ़े होंगे, जो लोग तमाम भाई, जो लोग गांव के, जैसे हम गांव के थे तो हमारे पास में कोई विश्वविद्यालय इस तरह की चीजें नहीं थी, तो हमको भी घर छोड़ना पड़ा। तो जब आप घर बाहर छोड़ेंगे तो भाई खाना तो आपकी बेसिक नीड है, तो आप खाना बनाना भी सीखे। हो सकता है पहली बार में आपकी रोटी जल गई थी, चावल ठीक से नहीं, चावल जल गया या ठीक से नहीं पका, दाल भी ठीक से पका, लेकिन धीरे धीरे करते करते आप भी करने लगे। और महिलाओं को भी आप सुनते हुए पाएंगे कि महिलाएं ये कहती है कि पुरुष महिलाओं से ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। तो ये जो बात है, ये अपॉर्चुनिटी की बात है। आपको अवसर मिला तो आपने वैसे अपने आप को निखारा, और वो चीज आपको एजुकेशन से मिल रहा है। शिक्षा आप में वो नए सामाजिक प्रतिमानों को स्थापित करने का कार्य कर रही है, वो डेवलप करने का कार्य कर रही है। तो एक फंक्शन एजुकेशन का ये भी, और तीसरा फंक्शन आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव रोल। एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सोसाइटी में, सृजनात्मक भूमिका निभाता है शिक्षा। यदि किसी चीज में आपको कंस्ट्रक्ट करना है कोई चीज, जैसे तमाम आप बहुत सारे ऐसे शिक्षा के जब कोई परिवर्तन, जैसे अभी मान लीजिए आपकी एनईपी 2020 आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चूंकि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करना था, प्राइमरी सेकेंडरी हायर टेक्निकल जो भी आप कह लीजिए, तो वहां पर एजुकेटेड लोगों को, उस अलग अलग फील्ड्स के जानकार लोगों को ज्यादा तरजीह दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको आने वाले सोसाइटी में वैसे लोगों को बनाना है। आपको क्रिएटिव रोल ये अदा करती है। शिक्षित जो व्यक्ति होगा वो सोसाइटी में क्रिएशन का कार्य करता है, चीजों को कंस्ट्रक्ट करता है, डिस्ट्रक्ट करने का काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि विध्वंसकारी कार्य नहीं करेगा, वो सृजनात्मक कार्यों को करेगा। और सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए क्रिएशन बहुत जरूरी है। क्रिएटिव व्यक्ति जो होगा वो सामान्य जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, सामान्य प्रक्रियाओं से हट करके सोचेगा कि हम अब इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे सोसाइटी हमारी और ज्यादा बेनिफिट ले। तो ये तीन महत्वपूर्ण फंक्शन जॉर्ज पांडे ने अपने कॉन्सेप्ट में बताया है कि क्या एजुकेशन के फंक्शंस हो सकते हैं। अब इसमें हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात किया था कि जनरली जो सुबह की प्रार्थनाएं होती हैं विद्यालयों में, या जो ग्राउंड, प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, या विभिन्न कास्ट के जो लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए, या जो वोकेशनल ग्रुप्स हैं, ये ऐसे फंक्शन करते हैं कि आपको शुरू से लेकर के आज तक देखेंगे कि ये डिसिमिनेट करते हैं नॉलेज को, जो ज्ञान है उस ज्ञान को ये हस्तांतरित करते हैं। तो एक एसेंशियल एलिमेंट है किसी शैक्षिक संस्था का, वो हस्तांतरित करता है इन सारी चीजों को। इन्हीं अर्थों में बीएस फिलिप ने भी कहा है, उनकी पुस्तक है सोशल
सोशियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड चेंज। इन्होंने कहा कि एजुकेशन इज एन इंस्टीट्यूशन विच सेंट्रल फोकस इज कलेक्शन ऑफ नॉलेज। कार्य तो बहुत सारे हैं, शिक्षा के आप दार्शनिक कार्य भी जानते हैं, शिक्षा के आप अपने मनोवैज्ञानिक भी जानते हैं, आप उसके समाजशास्त्री भी बात कर रहे हैं, आप उसके तकनीकी भी विज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो सेंट्रल फोकस है, उसका जो केंद्रीय तत्व कह लीजिए कि शिक्षा का केंद्रीय तत्व क्या है, ज्ञान का भंडार। वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे खाना बनाने का ज्ञान हो, चाहे बर्तन धुलने का ज्ञान हो, चाहे झाड़ू लगाने का हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ने की हो, चाहे अंतरिक्ष में आपको उपग्रह भेजना है, किसी भी क्षेत्र की, ये क्या है कि ये कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, वही उसका सेंट्रल पॉइंट है। और इसीलिए टीबी बोटमोर ने कहा कि इन एंशिएंट एंड प्रीवियस सोसाइटी एजुकेशन हैज लेस लिटरेचर एंड मोर साइंटिफिक। पुराने समय में या जो पहले की जो समाज थे, वहां पर लिटरेचर इसके संबंध में कुछ नहीं मिलेगा, बहुत लिमिटेड साहित्य आपको शिक्षा पर मिलेगा, लेकिन उस समय से ही शिक्षा बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है। क्रमबद्ध तरीके से आप शिक्षा देने की बात करते हैं, चाहे औपचारिक हो, चाहे अनौपचारिक हो, या फिर निरौपचारिक हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो और ज्यादा साइंटिफिक है। आज भी साइंटिफिक है, लेकिन साइंटिफिक उसी समय से चलती आ रही, जबकि उस समय लिटरेचर नहीं था, और आज तो हर क्षेत्र में आपको साहित्य मिलता है। फॉर्म्स के बारे में चर्चा हम करेंगे कि क्या है फॉर्म्स। तो एक इंडिविजुअल एजुकेशन, जिसको आप कहते हैं वैयक्तिक शिक्षा, जब किसी एक व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो उसको आप वैयक्तिक शिक्षा कहेंगे। और जब आप उसको समूह में शिक्षा देते हैं, कई लोगों को शिक्षित करते हैं, तो वो आपका कलेक्टिव एजुकेशन कहलाता है या सामूहिक शिक्षा कहलाती है। दूसरा एस्पेक्ट है जिसको आप डायरेक्ट एजुकेशन और इनडायरेक्ट एजुकेशन कहते हैं। डायरेक्ट एजुकेशन का संदर्भ इस बात से है कि शिक्षा देने वाला और शिक्षा प्राप्त करने वाला, हालांकि शिक्षा देने कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आपको पकड़ा दिया जाए, है ना। आप ये कह लीजिए कि मोर मैच्योर पर्सन जो है वो लेस मैच्योर पर्सन, दोनों मोर मैच्योर पर्सन और लेस मैच्योर पर्सन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करें। अर्थात शिक्षक छात्र को, छात्र शिक्षक को जब वाइसी वर्सा अफेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट एजुकेशन का सिचुएशन बनता है। और जब केवल एक को प्रभावित करे, शिक्षक ही केवल छात्र को प्रभावित करे, तो वो जो स्थिति होती है वो इनडायरेक्ट एजुकेशन में आप कह सकते हैं कि वह अप्रत्यक्ष शिक्षा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत ज्यादा कंडीशंस में डायरेक्ट एजुकेशन नहीं होता, इनडायरेक्ट एजुकेशन ही होता है, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन ऐसी होती है कि छात्र के द्वारा शिक्षक प्रभावित हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में शिक्षक के द्वारा ही छात्र प्रभावित होते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन है। तीसरा आप फॉर्म कह सकते हैं कि एक्टिव एजुकेशन और पैसिव एजुकेशन, जिसको आप सक्रिय शिक्षा और एक तरह से निष्क्रिय शिक्षा कह सकते हैं। सक्रिय शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि सक्रिय शिक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव हो, दोनों की एक्टिविटी समान हो, है ना। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षक ही एक्टिव हो। एक्टिव एजुकेशन के अंतर्गत दोनों की एक्टिविटी होगी, लेकिन पैसिव एजुकेशन में कोई एक ही एक्टिव हो, केवल शिक्षक एक्टिव हो, बच्चे जो हैं क्लासरूम में पैसिव तरीके से सुनते हो। जनरली हम जो ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, छोटी क्लासेस में यदि आप देखिए तो यहाँ पर जो ऑडियंस है वो पैसिव लर्नर है ना। उसको बहुत ज्यादा एक्टिविटी एट ए टाइम उसी समय नहीं करेगा। जैसे हम भी अभी रेस्ट्रिक्ट किए हैं आपको कि जब लेक्चर की समाप्ति होगी तभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, आप अभी नोट करते जाइए, बात करते जाइए, फिर हम लोग बाद में इसमें इस बात को लेंगे कि क्या जो बात है उस पर हम क्वेरी बाद में करेंगे, है ना। हो सकता है कुछ लोग इस समय पैसिव हो, कोई लेट करके सुन रहा हो, कोई अपना दूसरा कार्य कर रहा हो, है ना, तो उसका पूरा ध्यान इस पे ना हो। लेकिन क्लासरूम सिचुएशन में एक एक्टिव और पैसिव की सिचुएशन बनती है जब दोनों ही जो ध्रुव हैं, एक तरह से कह लीजिए शिक्षक और छात्र, जब दोनों ही सक्रिय होते हैं, सक्रिय भूमिका में होते हैं, अर्थात टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दोनों की एक्टिविटी समान यदि होती तो उसको आप सक्रिय शिक्षा कह सकते हैं, एक्टिव एजुकेशन कह सकते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन हो कि केवल एक ही एक्टिव हो तो उसको आप पैसिव एजुकेशन कह सकते हैं। पैसिव इन द सेंस स्टूडेंट से लिया गया है। टीचर यदि पैसिव होगा तो एजुकेशन तो होगा ही नहीं, है ना कहीं उसी को, उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है क्लास में, तो शिक्षक को तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। लेकिन जब स्टूडेंट भी एक्टिव हो तो उस स्थिति में आप उसको एक्टिव एजुकेशन कह सकते हैं। तो एक दो पर्सनली
डिफरेंट आप एस्पेक्ट अगर बात करिए तो सक्रिय शिक्षा और निष्क्रिय शिक्षा के रूप में भी आप देखते हैं। तो दूसरा अन्य जो फॉर्म है वो है लिबरल एजुकेशन और स्पेसिफिक एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन को आप कह सकते हैं, जिसको आप कहते हैं उदार शिक्षा, और एक है विशिष्ट शिक्षा। जैसे जैसे आपके अगर हम इस पाठ्यचर्या की बात करें तो एमए एजुकेशन भी होता है, और मास्टर ऑफ एजुकेशन एमए एमए इन एजुकेशन भी होता है, और मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन। एक डिग्री ये है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, और दूसरी डिग्री है मास्टर ऑफ एजुकेशन। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन जो है यह एक लिबरल एजुकेशन है, यह एक उदार शिक्षा है। लेकिन जब स्पेसिफिक एजुकेशन की बात करी जाएगी, विशिष्ट शिक्षा की बात करी जाएगी, तो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर के जब आप शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो वो स्पेसिफिक एजुकेशन कहलाती है। जैसे आपका मेडिकल एजुकेशन, एमबीबीएस की पढ़ाई कोई कर रहा हो, जैसे कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो बीटेक का, तो ये स्पेसिफिक है। जैसे आप कुछ विशिष्ट लोगों को उसमें आप शिक्षा देने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो आपका स्पेसिफिक एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। जैसे पुराने समय में क्या था कि जो आपके जितने भी राजे महाराजे हुआ करते थे, उन राजे महाराजों के लिए लिबरल एजुकेशन की व्यवस्था थी, उनको सब कुछ पढ़ना था, और जो विषय जितने साल तक चाहे उतने साल तक पढ़ सकते थे, जब हम राजतंत्र की बात करते हैं। लेकिन जो सामान्य लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, वह जितने दिन तक उनको सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मतलब अगर हम अपने रेस्पेक्ट में बात करें तो वो उनको पढ़ाई जाती थी, जो अपने सामान्य दिनचर्या को चला सके। तो वो एक सामान्य शिक्षा थी। लेकिन लिबरल एजुकेशन का मतलब हुआ कि आप जब जितने समय तक चाहें उतने समय तक उन चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उसको उदार शिक्षा कह सकते हैं, सामान्य शिक्षा, लिबरल एजुकेशन। और यह सामान्य जीवन के लिए तैयार करने के लिए था, उनकी सामान्य मेधा को आप प्रशिक्षित कर सकते थे। लेकिन जो सामान्य शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य आप कोई विशेष नहीं कह सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा निश्चित उद्देश्य है, उसका सामान्य ज्ञान के लिए कोई शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उसे आप सामान्य शिक्षा कह सकते हैं या उदार शिक्षा कह सकते हैं। जबकि दूसरी ओर जो विशिष्ट शिक्षा का एक विशेष उद्देश्य होगा, आपको मेडिकल की तैयारी करानी है, आपको इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियर तैयार करने हैं, आपको डॉक्टर तैयार करने हैं, आपको शिक्षक तैयार करने हैं, तो ये सारी जो है वो स्पेसिफिक एजुकेशन है, विशिष्ट शिक्षा है। और उनको किसी विशिष्ट ज्ञान एवं विशिष्ट विषय से संबंधित शिक्षा दी जाती है। अर्थात विशिष्ट शिक्षा जो होगी, विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से छात्रों को किसी व्यवसाय के लिए तैयार किया जाएगा, जैसे चिकित्सा व्यवसाय के लिए, अभियांत्रिकी के लिए, कानून के लिए, शिक्षा के लिए। ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपकी स्पेसिफिक एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अगले फॉर्म के रूप में आप कह सकते हैं जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। इसको आप कह सकते हैं सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा, है ना। सामान्य शिक्षा मतलब ये इस रेफरेंस में है सामान्य लोग जिनके अंदर, हालांकि हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है, किसी न किसी रेस्पेक्ट में हर व्यक्ति स्पेशल है, लेकिन जो सामान्य किसी प्रकार की दिव्यांगता किसी के अंदर नहीं है, जो सामान्य जन है, उन सामान्य जन की जब आप व्यवस्था करते हैं शिक्षा की तो वो सामान्य शिक्षा कहलाती है। लेकिन जब किसी विशेष माध्यम से आप उनको शिक्षित, ब्रेल लिपि से किसी को शिक्षित कर रहे हैं, या मूक विधिर जो साइन लैंग्वेज है किसी को आप शिक्षित कर रहे हैं, तो वो सारी जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको आप स्पेशल एजुकेशन कह सकते हैं या विशेष शिक्षा कह सकते हैं। दो अलग अलग टर्म है, स्पेशल एजुकेशन और स्पेसिफिक एजुकेशन। स्पेसिफिक इज रिलेटेड टू एनी जॉब और वोकेशन, whereas special is related to the any abnormality or special needs of any individual। तो इस आधार पर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के रूप में। एक और एजुकेशन की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एजुकेशन और निगेटिव एजुकेशन, जिसको आप धनात्मक शिक्षा कहते हैं और नकारात्मक शिक्षा कहते हैं। धनात्मक शिक्षा क्या है? जैसे आप लोगों ने रूसो की फिलॉसफी पढ़ी होगी। अब आपके लिए आज एक फिर प्रश्न है कि रूसो
ने नकारात्मक शिक्षा दिया, तो नकारात्मक किस सेंस में उन्होंने कहा, नकारात्मक शिक्षा क्या होगी, है ना। यहां पर हम पॉजिटिव और निगेटिव एक तो प्रश्न ये भी है कि क्या कोई शिक्षा नकारात्मक हो सकती है ना। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या कोई शिक्षा नकारात्मक हो सकती है या कोई शिक्षा सकारात्मक हो सकती है। तो ये एक डिबेट का विषय है, इस पे चर्चा करेंगे अभी हम लोग। लेकिन एक इसी से संबंधित आप लोग जब प्रकृतिवाद पढ़े होंगे फिलोसफी में, आप लोग बीएड में भी पढ़े होंगे और एमएड में भी शायद अगर आपका पेपर होगा तो पढ़े ही होंगे कि नकारात्मक शिक्षा क्या है। जब आप प्रकृतिवाद पढ़े होंगे तो वहां पर आता है निगेटिव एजुकेशन प्रपोज्ड बाय रूसो। रूसो ने नकारात्मक शिक्षा की बात कही है। तो नकारात्मक शिक्षा किस रेफरेंस पे उन्होंने कहा, क्या है नकारात्मक शिक्षा। यहां पर पॉजिटिव एजुकेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस प्रकार की शिक्षा जो समाज को पॉजिटिवली अफेक्ट करे। जैसे आप भाई आपने इजाद किया परमाणु शक्ति का, उस परमाणु शक्ति से आप बिजली भी बना रहे हैं और उस परमाणु शक्ति से आप विध्वंसकारक का आप एटम बम भी बना रहे हैं, ये भी आपके समक्ष है। तो ये जब आप उसको समाज के क्रिएशन में, समाज के सृजनशीलता में कार्य कर रहे हैं, तो उस शिक्षा को हम पॉजिटिव इंजीनियरिंग पढ़ करके हम कंस्ट्रक्शन में हम अभियांत्रिकी का प्रयोग करते हैं, और इसी के आप कंप्यूटर साइंस पढ़ लिए तो आप कंप्यूटर साइंस के माध्यम से एजुकेशन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स बना रहे हैं, और उसी एजुकेशन के माध्यम से आप साइबर क्राइम भी कर रहे हैं। तो जब आप कंस्ट्रक्टिव वे में कार्य कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एजुकेशन है, लेकिन जब आप डिस्ट्रक्टिव वे में काम करेंगे तो वो आपका नेगेटिव एजुकेशन कहलाएगा। ठीक है। लेकिन यहां पर यह नेगेटिव एजुकेशन रूसो के नेगेटिव एजुकेशन से डिफरेंट एस्पेक्ट में हम आपसे बात कर रहे हैं। अब रूसो का क्या है नेगेटिव एजुकेशन, वो आप लोग बताएंगे फिलोसफी वाले। अगले जो प्रकार की शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो है डेफिनेट एजुकेशन और इनडेफिनेट एजुकेशन, जिसको आप निश्चयात्मक शिक्षा और निषेधात्मक शिक्षा कहते हैं। ठीक है। निश्चयात्मक डेफिनेट एजुकेशन जिसके उद्देश्य, स्थान, सारी चीजें निश्चित हो, है ना, डेफिनेट वे में कितने समय का होगा, ये सारी चीजें डेफिनेट कर दी आपने, तो वो डेफिनेट एजुकेशन है। और इनडेफिनेट एजुकेशन, इसको आप एजेंसीज में जैसे पढ़े वैसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई चीज डेफिनेट नहीं है, किसी चीज की निश्चय नहीं है, निश्चयात्मक नहीं है, कोई चीज निश्चित नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आप इनफॉर्मल के तरीके समझते हैं। तो वो डेफिनेट इनडेफिनेट और डेफिनेट एजुकेशन में कह सकते हैं जब शिक्षा के उद्देश्य आपने निर्धारित कर दिए। मुख्यतः हम उद्देश्यों की अगर बात करें, जब आपने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर दिए कि इस शिक्षा के माध्यम से ये इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाएगी, वो डेफिनेट एजुकेशन। और जब इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ भी कहीं से भी प्राप्त कर रहे हैं, तो वो आपका इनडेफिनेट एजुकेशन कहा जा सकता है। एक अलग प्रकार की एजेंसी है जिसको मैं आप तीन प्रकार की, इसको भी कहीं कहीं आपको फॉर्म्स मिलेंगे, कहीं कहीं पे एजेंसीज मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको मीडियम मिलेंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, इसको यदि एजेंसी कहा जाए तो वो ज्यादा सही होगा, है ना। बाकी आप एजेंसीज के रूप में फैमिली को भी देखेंगे, सोसाइटी को, चर्च को भी देखेंगे, लेकिन बाकी सारे कॉन्सेप्ट से डिफर करने के लिए हम यहाँ पर एजुकेशन के फॉर्म्स ना कह करके इसको हमने एजेंसी कहा है, अभिकरण कहा है। वो कौन कौन सी हैं, तो एक है फॉर्मल एजुकेशन जो औपचारिक शिक्षा है, जहां पर उसके समय, स्थान, उद्देश्य सब चीजें आपने निश्चित कर दी, हर चीज पहले से औपचारिक है, वो सब चीजें आपने पूर्व निर्धारित है, वो सारी फॉर्मल एजुकेशन। यदि निर्धारित नहीं है, न जगह निर्धारित है, न स्थान निर्धारित है, न करिकुलम निर्धारित है, न विधि निर्धारित है, न डिसिप्लिन है, न लोग निर्धारित हैं, वो सारी चीजें आपकी इनफॉर्मल के अंतर्गत। और इन दोनों के बीच की कड़ी जहां पर फॉर्मल की तरीके बहुत ज्यादा इसमें वो फॉर्मल के जैसे भी नहीं है कि बहुत बधे हुए हैं, और इनफॉर्मल की तरीके बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं। इन दोनों के बीच की कड़ी, जैसे आप एडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं, प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं, या दूरस्थ शिक्षा की बात करते हैं, तो इसमें कुछ लचीलापन होता है। उतना ज्यादा फॉर्मल नहीं है जितना फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, और उतना ज्यादा लचीला भी नहीं है जितना कि आप कहीं पे भी कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में, या बीच दोनों का मिला जुला रूप आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से तीन एजेंसीज की बात करते हैं, तीन एजेंसीज हैं जो एजुकेशन को आपको देखने को मिलते हैं।
ये कुछ इसके रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस पे आप जाएंगे तो और आपको मटेरियल इसमें मिल सकता है, तो आप लोग इसके बारे में और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन कॉन्सेप्ट्स। जो डिस्कशन करना हो, नाउ इट इज ओपन फॉर यू। बताइए। यदि किसी की कोई क्वेरी हो, कोई बात रखना चाहता हो, तो बता सकता है। यस सर। बताइए। सर जो कल हमने स्लाइड देखी थी, तो सर उसमें हमने एसोसिएशन के अंतर्गत ये यूनिवर्सिटी स्कूल्स रखे थे। आज सर हमने इसमें इंस्टीट्यूशन में रखा है इनको। किनको? तो जो यूनिवर्सिटीज थे, स्कूल्स थे सर, कल हमने देखा था वो एसोसिएशन की अंडर में आते हैं, लेकिन सर आज हम इनको एज ए इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं। रेफरेंस की बात है ना। हमने कल आपसे ये चर्चा किया था कि जब एसोसिएशन की बात करते हैं तो जब लोगों के ऊपर बात करें, जैसे प्लेग्राउंड है, उस एजुकेशन सिस्टम में जब आप संस्था की बात करेंगे, संस्था के रूप में, तो वहां पर उसके नियम कायदे कानून आएंगे। जैसे आप लाइब्रेरी गए, ठीक है। हम दोनों को इस रेफरेंस में आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब एसोसिएशन की बात करी जाएगी तो वहां लोगों के ऊपर बात किया जाएगा, और जब संस्था की बात करी जाएगी तो उस संस्था के नियम, उसकी गतिविधियां, उसके प्रोसीजर की बात करी जाएगी। जैसे प्लेग्राउंड में आप गए, अब आप हॉकी खेल रहे हैं, अभी हमारी महिला हॉकी टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करके आई है, या भाला फेंक में अभी नीरज मेहता भी जीते हैं। जब आप उस प्लेग्राउंड की बात करेंगे तो भाई उसके अपने कुछ नियम कायदे कानून होंगे ना। उस स्पोर्ट के, क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, 6 ओवर, 6 गेंद का ही 1 ओवर होगा। हॉकी की स्टिक में कैसे आपको कितने गोलकीपर कैसे होंगे, ये उसके नियम कायदे कानून है, जब ये उसकी गतिविधियां हैं। जब इस पे आप दृष्टिपात करेंगे तो वो प्लेग्राउंड एक संस्था के रूप में होगी। लेकिन उतने लोग जितने, जो दो टीम खेल रही है हॉकी की या क्रिकेट की, कोई फील्डिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, तो वो जो टीम की जब आप बात करेंगे, जब लोगों की बात करेंगे, तो वो एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब लोगों के समूह के ऊपर बात है। बस एसोसिएशन मतलब कुछ लोग मिले, बस एसोसिएशन बन गया एक निश्चित उद्देश्य के लिए। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए आप मिल गए, वो एसोसिएशन बन गया। लेकिन उस निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? 11 लोग क्रिकेट की टीम में मिल गए, एसोसिएशन बन गया। लेकिन कौन फील्डिंग करेगा, कौन ओपनिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कहां से, जो पावर प्ले की जो नियम कायदे कानून बनाए गए, कब कैच होगा, उसके कहते कब एलबीडब्ल्यू होगा, ये सारे नियम कायदे कानून है। तो उस स्थिति में क्रिकेट एक संस्था के रूप में आप समझ सकते हैं। और उस प्लेग्राउंड में जो क्रिकेट, जो आप ये बात कहते हैं, जैसे भारत की जो बीसीसीआई है, ठीक है, तो वो एक पहले एसोसिएशन, जब व्यक्तियों की बात करेंगे तो बीसीसीआई है, एक व्यक्तियों का एक एसोसिएशन है। और बीसीसीआई जो रेगुलेशंस फ्रेम कर रही है खिलाड़ियों के लिए, या आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर बात करें, तो सारे देश में जितने भी हैं उनके जो नियम कायदे कानून सबको मानने पड़ेंगे, तो वो संस्था के रूप में हो गई। जब व्यक्ति पे आप दृष्टिपात करेंगे तो वो एसोसिएशन के रूप में होगा, लेकिन जब उसके कायदे कानून, उसके नियम, उसके प्रोसीजर, उसकी गतिविधियों की बात करेंगे, तो वो आपकी संस्था होगी। इसलिए हम आपको यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा कि काफी सिमिलर टर्म हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों के फर्क फर्क हैं, समझ उसकी थोड़ी अलग अलग है। इसलिए सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में आप आईसीसी को संस्था भी कह सकते हैं, आईसीसी को एसोसिएशन भी कह सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन जब उसके नियम कायदे कानून की बात करेंगे, प्रक्रियाओं की बात करेंगे, गतिविधियों की बात करेंगे, तो उस स्थिति में आप संस्था हो जाएगा। और जब वहां कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो एसोसिएशन की बात हो जाएगी। ठीक है। यस और किसी का? सर, सर आपने पहले बताया था कि फैमिली एक
इंस्टीट्यूट नहीं, एसोसिएशन है सर, बट हमने कल पढ़ा था उसमें ये था कि फैमिली इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन आवर सोसाइटी। हेलो। और मैरिज क्या है? मैरिज इंस्टीट्यूशन है सर। तो फैमिली भी इंस्टीट्यूशन और मैरिज भी इंस्टीट्यूशन। हाँ सर, उसमें था, ऐसा ही था। हाँ तो था, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि फैमिली भी, आप इस बात से सहमत हैं कि फैमिली भी इंस्टीट्यूशन हो और मैरिज भी इंस्टीट्यूशन हो, परिवार भी संस्था हो और विवाह भी संस्था हो? आप इस बात से सहमत हैं? सर कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि सर हमें इंस्टीट्यूशन से भी कुछ सीखने को मिलता है, तो फैमिली से भी हम कुछ सीखते हैं। और ये सर जैसे फर्स्ट टाइम पे जो आग वाग जलाना हुआ था, तो वो फैमिली ने तो सिखाया था, तभी तो ये आगे आगे होता रहा और हमने एक इन्वेस्ट कर दिया था। नहीं, सीखने की बात तो अपनी जगह पे है ना। यहाँ तो देखिए, कौन सी किताब पढ़ रही थी आप? सर मैंने गूगल सर्च किया था, फैमिली का ही पूरा एक पेपर था, उसमें था। हाँ भाई, तो ऐसा, यदि जैसे विकिपीडिया अगर आप पढ़ रही हो तो विकिपीडिया पे आप भी कुछ लिख सकती हैं। आप उस संबंध में, आप ऑथेंटिक स्रोत को, किसने कहा कि फैमिली एक संस्था है, तब फिर बात होगी ऐसी। जब उसके बाद की बात होगी तो किस व्यक्ति ने कहा, वो कितना ऑथेंटिक स्रोत से आप बात कर रहे हैं, किसी सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में अगर आप उसको देखेंगी। ऐसा हो सकता है कि जो आप पढ़ रही हो सकता है वो कि दोनों को एक ही रेफरेंस में बात कर रहा हो, मतलब वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में ना बात कर रहा हो, है ना। वो जो आर्टिकल होगा, वो आर्टिकल परिवार की महत्वपूर्णता को बता रहा होगा, इसलिए वो कह सकता है वहां पर। लेकिन जब आप समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगी तो वहां पर परिवार एक एसोसिएशन है, परिवार एक समिति है, और इस परिवार को चलाने के लिए विवाह नामक संस्था का स्थापना किया गया है ना। आप जो मैटर पढ़ रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी पे वो भी देखना, या किस रेफरेंस में बात किया जा रहा है उस पर भी देखना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। और इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि भाई परिवार और विवाह दोनों संस्था नहीं हो सकते। विवाह के नियम कायदे कानून हैं, इसलिए आपने उसको संस्था कहा, और उसी आधार पर परिवार आपका चलता है। सर ऐसे तो फैमिली के भी तो अपने रूल रेगुलेशन होते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, तो वो आती, फैमिली बनती कैसे है, उस नियम कायदे कानून किसके आधार पर चलते हैं भाई। जैसे अगर आप फैमिली की बात ऐसे कहें, फैमिली जो विवाह से जो फैमिली बन रही है, ऐसा भी हो सकता है कि दो कपल हों, लड़के लड़की हों, आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हों, ये भी हो सकता है। क्या उसको आप परिवार कहेंगे? सर नहीं। कह भी सकते हैं, यदि आपने कोर्ट मैरिज किया, उस नियम कायदे कानून को आपने माना, कोर्ट मैरिज के सिद्धांतों को, लेकिन कोर्ट मैरिज ही होगा, वो नियम मैरिज ही होगा, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो। लेकिन आप दोनों के जो व्यवहार हैं, जो गतिविधियां हैं, वो उसी विवाह से ही चलेंगी। तो लिविंग रिलेशनशिप थोड़ी ना होगा इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम परिवार की बात कर रहे हैं कि दो लोग आपसी सहमति में यदि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। नहीं सर, भाई मेरा वो ये हो, है कि जैसे हम मैरिज को तो इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वो लीगली है, बट लिविंग रिलेशनशिप में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? आप अभी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़िए, कितने लोग सहमत है कि लिव इन रिलेशनशिप, अच्छा आप लोग क्या समझते हैं, लिव इन रिलेशनशिप जायज है या नाजायज है? सर जायज है सर, लीगल है। सर अगर संविधान को मानते हैं जो लोग, कानून पर विश्वास करते हैं, तो